Hello everyone, welcome to my channel and I'm also welcoming you to the very first chapter of our economics जहाँ पे हम समझने वाले कि हमारा जो वर्ल्ड है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। हम इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे कि आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। टुडे वी आर स्टेपिंग इनटू पालमपुर और हमारे चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चैप्टर चालू होता है एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर से। ये स्टोरी हमें ये अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगी कि प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि गुड्स और सर्विस कैसे प्रोड्यूस होते हैं कोई भी इकोनॉमिक में। लेकिन पालमपुर ही क्यों? इस चैप्टर में हम पालमपुर को इसलिए लिया ताकि हम ये देख पाए कि प्रोडक्शन के लिए किस किस रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, लैंड और वाटर, मैन मेड रिसोर्स लाइक टूल्स, मशीन, बिल्डिंग और ह्यूमन एफर्ट्स के बिना तो हो ही नहीं सकते, जैसे कि लेबर, और कैपिटल यानी कि मनी। तो हम स्टडी करेंगे पालमपुर के थ्रू, तो हम ये समझेंगे कि ये सारे रिसोर्सेज मिलकर कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि क्रॉप, मिल, जैगरी, सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट्स। अब पालमपुर जो है वो इमेजिनरी विलेज है, लेकिन ये एक रियलिस्टिक इंडियन विलेज को शो करता है, एक जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे एक टिपिकल वेल डेवलप्ड विलेज दिखता है। पालमपुर जो है वो एक बहुत बड़े विलेज रायगंज से कनेक्ट है, किससे? रोड के थ्रू। ये ऑल वेदर रोड है जिसमें कोई भी सीज़न में से यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे इस रोड में जो मूव करते हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट्स, टोंगास, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, मोटरसाइकिल, जीप्स एंड ट्रक। इससे ये पता चलता है कि पालमपुर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ना वो डेवलप्ड है। अब वहाँ पे 450 फैमिलीज़ रहती है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की। तो जो अपर कास्ट वाली जो फैमिलीज़ है ना वो 80 है, जिनके पास उनका खुद का लैंड है और उनके पास बहुत बड़े बड़े हाउस है जो कि ब्रिक के हाउस है। लेकिन वहीं हम अगर दूसरे साइड में देखें तो जो दलित फैमिलीज़ होती है ना वो 1/3 है पूरे पॉपुलेशन की, लेकिन फिर भी वो कहाँ रहते हैं? स्मॉल मर्ड हाउस में रहते हैं वो लोग, जो एक कॉर्नर में है विलेज के। इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस विलेजर्स के बीच में तो है ही। अब बहुत सारे जो हाउस है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पंपिंग कर सके, मतलब वहाँ से जो ट्यूबवेल से वाटर को पंप किया जा सके और उसे इरिगेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जा सके। और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो स्कूल है, प्राइमरी और हाई स्कूल, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो पालमपुर है उसके पास में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल और हेल्थ केयर। इन एक्टिविटी भी दो टाइप के होते हैं। एक फार्म एक्टिविटी, फार्मिंग ना मेन ऑक्यूपेशन है जहाँ पे वो क्रॉप को ग्रो करते हैं। अब जो फार्मिंग नहीं करते, जो बच्चे कुछ परसेंट के लोग हैं, वो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, लेकिन वो स्मॉल होता है। डेयरी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, तो वो ये कर लेते हैं और ये स्मॉलर स्केल पे होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी इंसान की ज़रूरत है तो प्रोडक्शन उसे क्या करेगा? उसका मेन गोल तो यही होगा ना कि वो गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करेगा। तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो वीट हो, क्लोथ्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फर्नीचर हो, 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। फर्स्ट, लैंड। लैंड हम जानते हैं वो नेचुरल रिसोर्स है। तो जो फर्स्ट इक्विपमेंट हमारा लैंड है जो कि इंक्लूड करता है वो सारे नेचुरल रिसोर्स जो उसके अंदर में पाए जाते हैं, या तो उसके ऊपर वाले सरफेस में या फिर अंदर। अब अंदर जैसे वाटर, ऊपर जैसे फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल। एक प्रोडक्शन बिना नेचुरल रिसोर्स के चालू हो ही नहीं सकता। सेकंड होता है लेबर यानी कि ह्यूमन एफर्ट। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारा लेबर है जिसमें लोगों की ज़रूरत होती है जो वो काम को करेंगे। तो कुछ वर्क्स में क्या होता है, स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन। लेकिन कुछ वर्क्स में ना मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है, जो पढ़े लिखे ना भी होना तो भी चलेगा, जैसे कि फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और लोडर्स। तो हर एक पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एफर्ट्स और अपनी नॉलेज प्रोडक्शन के लिए। थर्ड है हमारा फिजिकल कैपिटल। वो सारे इंक्लूड होते हैं मैन मेड रिसोर्स जो यूज़ होने वाले प्रोडक्शन के लिए। ये 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ये लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स होते हैं जो यूज़ होते हैं बहुत सारे ईयर्स तक के लिए, जैसे टूल्स, मशीन एक बार ले लो फिर बाद में फुर्सत हो जाता है, बार बार नहीं लेना पड़ता। लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जो आइटम है उन्हें यूज़ करना पड़ता है प्रोडक्शन के दौरान ही। फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स। ये तो चाहिए ही होता है, जैसे कि वीवर के लिए यार्न चाहिए होता है और कोई भी वाटर के लिए क्ले चाहिए होता है। तो ये वर्किंग कैपिटल हो गई जो प्रोडक्शन की ड्यूरिंग यूज़ होने वाली है। और मनी भी चाहिए होता है ताकि हम जो मटेरियल्स है उसको बाय कर सके और वर्कर्स को पे कर सके। इसमें कंज्यूम भी हो सकता है वर्किंग कैपिटल और इसे रिप्लेस भी किया जा सकता है रेगुलरली। फोर्थ है हमारे ह्यूमन कैपिटल। अब कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, इसका मतलब ये तो नहीं वो अपने आप काम करने लगेगी, हमें उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वो एबिलिटी होनी चाहिए किसी ना किसी के अंदर, जो लैंड को लेगा, लेबर्स को लाएगा और कैपिटल्स को एक साथ करके मैनेज करेगा और प्रोडक्शन को कैसे प्लान करना है कि वो वर्क करे, रिस्क लेगा, डिसीजंस लेगा। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। जो स्किल और नॉलेज इस सारी चीज़ों के पीछे लगती है उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। पालमपुर की फार्मिंग को देखकर ही हम पूरे इंडिया के विलेज की फार्मिंग के बारे में जानने वाले हैं।
तो फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में, जहाँ पे 75% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उनके इनकम के लिए फार्मिंग पे ही। तो जो लोग फार्मिंग करते हैं ना, उन्हें फार्मर्स बोला जाता है। उनके पास खुद का लैंड होता है या फिर वो दूसरे के लैंड पे जाके लेबर वर्क करते हैं, जिसे फार्म लेबर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे विलेजर्स का लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि फार्म कितना प्रोड्यूस करने वाला है। फर्स्ट होता है लैंड इज़ फिक्स्ड। तो एक मेजर चैलेंज जो है फार्मिंग में वो ये है कि अगर हम चाहे भी तो हम अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहे फिर भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लैंड को बढ़ा नहीं सकते, वो इंक्रीज़ नहीं हो सकता, जितना हमारे पास है हमें उतने में ही करना होगा। तो पालमपुर में 1960 में क्या हुआ था, जितना अवेलेबल वेस्ट लैंड था ना, उसे ऑलरेडी फार्म लैंड में यूज़ कर लिया जा चुका था। उनके पास कोई न्यू लैंड तो बचे नहीं है कि वो अपने कल्टीवेशन को ऐड कर पाएंगे। तो टोटल एरिया जो है जो फार्मिंग के अंडर में आता है वो एग्जैक्टली तो सेम था, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो इवन दो अगर लोग अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहे तो भी वो एक्सपेंड नहीं कर सकते अपने लैंड एरिया को। इसीलिए जो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है कि कितना लैंड जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग लैंड है उसे तुम यूज़ कर रहे हो। तुम ऐड तो नहीं कर सकते ना लैंड को बढ़ा नहीं सकते, तो क्या हुआ, फिर भी हम इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पालमपुर का लैंड है वो फिक्स है, सब जगह का फिक्स होता है। तो ओनली जो वे है फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का वो है कि जो एग्जिस्टिंग लैंड है ना उसको इफेक्टिवली यूज़ करें। ऐसे ही एग्जैक्टली वे में जो फार्मर्स हैं पालमपुर के वो करते हैं। अब क्योंकि एक क्रॉप को पूरा साल भर तो ग्रो नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ सीज़न पे डिपेंड करती है कि कौन सा क्रॉप कब ग्रो होगा। तो सारा जो पालमपुर का जो लैंड है वो कल्टीवेटेड रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ पे कोई भी फील्ड अब बेकार तो पड़ी ही नहीं है। तो फार्मर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट सीजन में ग्रो करते हैं। जैसे कि खरीफ सीजन में, अब ये रेनी सीजन होता है, यहाँ पे फार्मर्स ज्वार और बाजरा को ग्रो करते हैं। और खरीफ और राबी के बिटवीन में जो ये अक्टूबर दिसंबर वाला सीजन होता है उसमें वो पोटैटोज को ग्रो कर लेते हैं। और राबी सीजन यानी कि विंटर सीजन, यहाँ पे फार्मर्स ग्रो करते हैं वीट। और फिर उसके बाद जो उनके पास जो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग वो लोग रख लेते हैं वीट को, फिर उसके बाद वो सरप्लस जो सामान उनके पास बच जाता है उन्हें बेचना है, वो उसे सेल कर देते हैं रायगंज में। शुगर कैन को ग्रो करते कुछ पार्ट ऑफ लैंड में, ये पूरा ईयर ले लेता है खुद को ग्रो करने के लिए। फिर इसे एज ए रॉ मटेरियल बेच दिया जाता है शुगर कैन या फिर जगरी के फॉर्म में। तो फार्मर्स मैनेज करते हैं इस तरीके से 3 डिफरेंट क्रॉप को एक ईयर में ग्रो करने के लिए। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? इसका मेन रीज़न ये है कि फार्मर्स इसे ग्रो कर पाते हैं ऐसे मल्टीपल क्रॉप, क्योंकि उनके पास एक्सीलेंट इरिगेशन सिस्टम है पालमपुर में। इलेक्ट्रिसिटी सुबह से ही वहाँ पे आ जाती थी विलेज में। ट्रेडिशनल पर्शियन व्हील को लोग ने रिप्लेस कर दिया था इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल से। और ये जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल है ना वो लार्ज एरिया को क्विकली और इफिशिएंटली इरीगेट कर पा रहा था। गवर्नमेंट ने इंस्टॉल तो किया था ट्यूबवेल्स को, लेकिन बाद में फार्मर्स ने अपना खुद का सेटअप कर लिया प्राइवेट ट्यूबवेल्स का। फिर मिड 1970s में 200 हेक्टर का जो एंटायर कल्टिवेटेड लैंड होता है उसे एक्सेस कर लिया गया इरिगेशन के लिए। वेल वाटर सप्लाई जो है यही इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया कि जो फार्मर्स है थ्रू आउट द ईयर 3 क्रॉप को ग्रो कर पा रहे थे। इस साल में एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो होती थी, उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ओके, तो मिड 1960s के पहले क्या होता था, फार्मर्स यूज़ करते थे ट्रेडिशनल सीड्स को। इसमें लो यील्ड मिलती थी लेकिन इसमें कम पानी लगता था, और नेचुरल मैन्योर जैसे कि काउ डंग है ये भी मिल जाते थे। और जो भी मटेरियल इन्हें लगता था ना वो ईजिली अवेलेबल भी हो जाता था और वो चीप भी होता था। लेकिन 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जहाँ पे फार्मर्स ने स्टार्ट किया यूज़ करना हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को राइस और वीट के लिए। अब ये सीड्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते थे बहुत सारे ग्रेन को उसी लैंड से जो पहले नहीं हो पा रहे थे। वैसे ये हाई यील्डिंग सीड्स जो है ना इसमें रिक्वायर होता है बहुत सारा पानी, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इसका खुद का बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। तो फार्मर्स पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के पहले ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने अडॉप्ट किया था मॉडर्न मेथड को। उन्होंने ट्यूबवेल्स बनाए थे, यूज़ किया था हाई यील्डिंग सीड्स को, और बहुत सारी मशीन्स लेते जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर। इनके ही वजह से जो वीट प्रोडक्शन है उनका वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। एग्जाम्पल पालमपुर, यहाँ पे वीट यील्ड जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया था बहुत ज़्यादा। पहले किसी हेक्टेयर से उन्हें 1300 केजी मिल रहा था, लेकिन जब उन्होंने HYV सीड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें क्या हुआ, पर हेक्टेयर 3200 केजी सीड्स मिलने लग गए थे। तो इससे अलाउ करता है फार्मर्स को ये सारी जो चीज़ें हैं मॉडर्न मेथड ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो करने के लिए और सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस मार्केट में। एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अगर एक बार ये डैमेज हो गया ना तो इसे रिस्टोर कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लैंड को हम केयरफुली और सस्टेनेबली यूज़ करें। मॉडर्न फार्मिंग मेथड ने हेल्प तो किया था प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ भी हुआ था नेचुरल रिसोर्स का, जैसे कि सॉइल और ग्राउंड वाटर। बहुत सारे एरियाज़ में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो था, लेकिन फार्मर्स ने इसे कैसे यूज़ करना चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के, ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इससे क्या हुआ, सॉइल ने अपनी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो थी ना उसको लूज़ कर दिया। ओके, और जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो वीक पड़ गया।
लॉन्ग टर्म में अगर फर्टिलिटी को देखा जाए वो भी रिड्यूस हो गया। अगर बार बार एक ही लैंड को यूज़ करते जाएंगे बार बार तो वो प्रोड्यूस भी लेस करेगी ओवर द टाइम। डिप्लेशन हुआ ग्राउंड वाटर का। HYV सीड्स मैंने जैसे कि बताया था बहुत ज़्यादा पानी ही लेता है, तो लोगों ने जो फार्मर्स थे वहाँ पे ट्यूबवेल्स को ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दिए थे कंटिन्यूसली प्रोडक्शन के लिए। तो उससे क्या होता है, जो वाटर टेबल है वो फॉल करने लगता है और वेल्स और हैंड पम्प्स ये भी सूखने लग जाते हैं। शॉर्टेज हो जाती है अंडरग्राउंड वाटर की। तो अंडरग्राउंड वाटर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा ईयर्स लेता है रिचार्ज होने के लिए, और अगर इसे ओवर यूज़ करेंगे ना तो इसे परमानेंट स्कैरसिटी हो जाएगी। अब फर्टिलाइज़र इन्वायरमेंट को अफेक्ट कैसे करता है। फर्टिलाइज़र पानी में क्विकली डिजॉल्व हो जाता है जिससे प्लांट्स उसे ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि फर्टिलाइज़र ना सॉइल के अंदर ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, वो वॉश हो जाते हैं, अंडरग्राउंड्स में चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, लेक्स में चले जाते हैं। अब क्योंकि ये केमिकल है तो वाटर को ये पॉल्यूट करेंगे, ये किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि नेचुरली सॉइल को फर्टाइल बना रहे होते हैं। ओवर द टाइम क्या होता है, सॉइल बहुत हार्ड हो जाता है, वीक हो जाता है और लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। पंजाब ने बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र को इंडिया में यूज़ किया था। इसके कंटिन्यूस यूज़ के कारण ही वहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी वो बहुत पुअर हो गई है। तो इसी सेम प्रोडक्शन के लिए अब फार्मर्स को ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड्स की और मनी की। इससे इंक्रीज़ हो रहा है उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। उन्हें फार्मिंग करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लगेगी, लेकिन वो लेस सस्टेनेबल होगा। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फार्मिंग के लिए, लेकिन पालमपुर जैसे कि सब जगह होता है, सबके पास में इक्वल शेयर नहीं है लैंड का। किसी के पास बहुत सारा लैंड है, किसी के पास थोड़ा सा लैंड है और किसी के पास तो है ही नहीं। जैसे कि पालमपुर में 450 फैमिलीज़ रह रही थी, तो 150 फैमिलीज़ के पास ना एक भी लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। ये जो लैंडलेस फैमिली है ना, ये मोस्टली दलित्स थे। इनके पास कोई भी चारा नहीं था दूसरों के लैंड पर फार्म लेबर्स बनने के लिए, या फिर उन्हें कुछ अदर जॉब करनी पड़ती थी अर्न करने के लिए। और स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं, 240 फैमिलीज़ जिनके पास खुद का लैंड है, लेकिन इनके पास 2 हेक्टर से भी कम का लैंड है। इनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, तो वो इनफ नहीं है कि वो उनको गुड इनकम दे पाए। तो इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें ग्रो करना पड़ता है इतना ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए। तो ये विलेज जो है ना, तो इस विलेज के पास ऐसे ही बहुत सारे स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स, सिर्फ 60 फैमिलीज़ के पास ही पालमपुर में मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड है। ये फैमिली कंट्रोल करती है पूरे टोटल लैंड एरिया का मोर देन हाफ एरिया जो विलेज में था। बहुत ही फ्यू फार्मर्स ऐसे होते हैं जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, जिनके पास 10 हेक्टर्स या फिर उससे भी ज़्यादा हेक्टर की ज़मीन होती है। ये बिगर लैंड होल्डिंग्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अर्न करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं बेटर फार्मिंग मेथड्स पे। तो हम देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास तो लैंड ही नहीं है, और किसी के पास है तो बहुत ही कम है, और बहुत ही कम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा लैंड है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है लैंड अमंग द विलेजर्स। आफ्टर द लैंड, लेबर ही सबसे ज़्यादा एसेंशियल फैक्टर है फार्मिंग के लिए। फार्मिंग आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली अपने ही फील्ड पे वर्क कर लेते विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, तो वो किसी को हायर नहीं करते एज अ आउटसाइड लेबर। लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर्स, इनके पास बहुत बड़ा लैंड होता है ना, इसलिए फार्म लेबर्स को हायर करते हैं। ये लेबर मोस्टली लैंडलेस फैमिली से होते हैं या फिर उन फैमिली से जिनके पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट्स है। तो फार्म लेबर के पास कोई भी हक नहीं होता है किसी भी क्रॉप के ऊपर, उन्हें वेजेस मिलती है। ईदर वो कैश में मिल जाती है या फिर ग्रेन दे देते हैं या फिर कुछ टाइम का वो उन्हें मील दे देते हैं जो लार्ज फार्मर्स होते हैं। तो वेजेस ऑफ वर्क ड्यूरेशन है वो डिफरेंट टू डिफरेंट प्लेस में डिफर करता है। कुछ लेबर जो है डेली वर्क करते हैं, कुछ जो है एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि शोइंग और हार्वेस्टिंग, कुछ जो है होल ईयर के लिए वर्क करते हैं किसी की लैंड पर। तो दाला और रामकली ये दोनों ना एक फार्मर्स थे, लेकिन अब कुछ समय से ना इनके लिए लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रही है। अब उनके पास कोई भी काम नहीं रह गया, और अगर है भी तो उन्हें बहुत ही कम पे किया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े फार्मर्स हैं अगर उन्हें प्लगिंग करनी तो वो ट्रैक्टर खरीद ले रहे हैं, हार्वेस्टिंग करनी तो हार्वेस्टर खरीद ले रहे हैं, थ्रेशिंग करनी तो थ्रेशर खरीद ले रहे हैं। मतलब कि मशीन ने इंसानों को रिमूव कर दिया है। तो जो दाला और रामकली जैसे लोग हैं उनके पास अब कोई काम नहीं है। अब जो है दाला को पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं ताकि वो हार्डली अपना जो मील्स है उसको कवर कर पाए। रामकली घनश्याम के यहाँ पे काम करती थी, तो उन्होंने हार्वेस्टर ख़रीद लिया है तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे कभी कभी काम पे बुला लेते और लेस पे करते हैं। वो 5 महीने से काम पर गई ही नहीं है। तो इस ईयर ना वो ब्रिक मेकिंग का काम देखने वाली, यानी कि वो शिफ्ट कर रही है अपनी नौकरी, मतलब जो वो कर रही थी उससे वो शिफ्ट हो रही है। तो इससे सिचुएशन बेटर तो नहीं होगी, लेकिन जो पास के डेथ है ना उससे वो थोड़ा सा बच जाएगी और थोड़े लोग वो पटा देगी, और फिर उसके बाद वो अपना खाना वगैरह देख पाएगी।
जैसे कि हमने देखा पालमपुर में डाला एक लैंडलेस लेबर है। उसे हर दिन वर्क को ढूंढना पड़ता है कि वो कुछ काम करे, उसे पैसे मिल जाए। ऑल्दो जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लॉ लाया था कि 300 से नीचे किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी डाला को 160 रुपीज़ ही मिलते पर डे का, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है वर्कर्स के बीच में और जॉब इतने कम है। तो वो अपनी प्रॉब्लम रामकली से शेयर कर रहा होता है, बाकी लेबर से भी। तो ये दोनों जो है ना बहुत ही पुअरेस्ट पीपल हैं विलेज में, पूरे विलेज में। मॉडर्न फार्मिंग मेथड किसी को भी अडॉप्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे कि फार्मर्स को पैसे चाहिए होते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और मशीनरी खरीदने के लिए। पानी चाहिए होता है इरीगेशन के लिए, और अगर टूल्स उनका ख़राब हुआ तो उन्हें रिपेयर करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो अभी के जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, जैसे कि पहले के फार्मर्स को चाहिए होते तो उसके कंपेरिजन में स्मॉल फार्मर्स जो क्या होते थे, उनके पास इतना सेविंग नहीं होता था, तो उन्हें बोरो करना पड़ता था मनी को, ताकि वो अपने फार्मिंग एक्सपेंसेस को मीट कर पाए। तो वो यूजुअली बोरो करते थे बिग फार्मर से, मनी लैंडर से या फिर ट्रेडर से, जो कि ये सेल करते थे सीड्स और फर्टिलाइज़र को। तो इन सारे लोन तो वो ले लेते थे, लेकिन इनका हाई इंटरेस्ट रेट होता था, जिससे रीपेमेंट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। के केस से हम ये देखने वाले हैं कि मोस्टली इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कैसे स्ट्रगल करते हैं और क्या क्या सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ती है। सविता स्मॉल फार्मर थी, उसे 1 हेक्टेयर लैंड पे ना ग्रो करना था वीट, तो उसे पैसे चाहिए थे, एटलीस्ट उसे 3000 तो चाहिए था एज अ वर्किंग कैपिटल। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो बोरो करती है तेजपाल सिंह से, जो कि एक बिग फार्मर था उसी के गांव का। तेजपाल ने उसे पैसे तो दिया, लेकिन 24% इंटरेस्ट पर उसे 4 मंथ के लिए हाई रेट पर दे दिया। और उसने उसे फोर्स भी किया कि सविता, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरी फील्ड पर भी वर्क करना पड़ेगा और मैं तुम्हें 100 पर डे दूंगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लो वेज थी, तो इससे क्रिएट हो जाता है सविता के ऊपर प्रेशर। तो उसे कैसे भी मैनेज करना पड़ता है, खुद के फील्ड पर काम करना, फिर तेजपाल के फील्ड पर काम करना, और उसके पास बच्चे भी थे 3-3 जिसके उसे केयर करनी थी। पर फिर भी ये सारे कंडीशन के बाद भी उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और इतने डिफ़िकल्टी उसे आई। तो ऐसे ही जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, उनको लोन मिल पाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो पे ही नहीं कर पाते ना, तो उन्हें लोन नहीं मिलता। मीडियम और लार्ज फार्मर्स का क्या है, उन्हें तो लोन मिल जाता है, उनकी खुद की सेविंग होती है, उन्हें लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद लोन देते हैं। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, वीट की हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद फार्मर कुछ अमाउंट अपने पास रख लेते हैं अपनी फैमिली यूज़ के लिए, और जो बच जाता है, जो उन्हें बेचना है, उसे सरप्लस बोलते हैं। स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सविता, ये बहुत ही कम प्रोड्यूस कर पाते हैं ना, इसलिए इनके पास कोई सरप्लस बचता ही नहीं, या फिर बहुत ही कम बचता है। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं सरप्लस, और उनके पास इसीलिए बहुत ज़्यादा सरप्लस मार्केट में बेचने के लिए हो जाता है। ये फार्मर इस वीट को रायगंज मार्केट में बेच देते हैं, जहाँ पर ट्रेडर इसे खरीदते हैं और बाद में वो उसे शॉपकीपर को डिफरेंट टाउन्स और सिटी में बेच देते हैं। एग्जाम्पल तेजपाल सिंह, वो बहुत बड़े फार्मर है, तो उनके पास बिग सरप्लस भी प्रोड्यूस होता है 350 क्विंटल्स का, वो उसे बेच देते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत गुड अर्निंग होती है। तो ऐसे ही मोस्टली मीडियम और लार्ज फार्मर्स करते हैं, वो अपनी सेविंग को ना नेक्स्ट सीजन की कैपिटल को खरीदने के लिए रख लेते हैं, या फिर सेव कर देते हैं बैंक में, परचेस कर लेते हैं कैटल या फिर ट्रक, और या फिर खुद का शॉप या फिर नॉन फार्म एक्टिविटी वो स्टार्ट करते हैं। प्लस की सेल्स है ना, लार्ज फार्मर को हेल्प होती है कि वो अपने इनकम को ग्रो करे या फिर किसी अदर वर्क में इन्वेस्ट करे। तो देख लिया कि 75% पॉपुलेशन फार्म एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, और बाकी के 25 पॉपुलेशन वो इन्वॉल्व होती है नॉन फार्म एक्टिविटी पे। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी है डेयरी। बहुत सारी फैमिली पालमपुर में बफेलो रखती है मिल्क के लिए। वो उन्हें ग्रास खिलाती है, ज्वार बाजरा, स्पेशली जब वो रेनी सीजन होता है ना, वहाँ पे जब ये ग्रो होते हैं तब वो उन्हें खिलाती है। फिर जो इनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है वो उसे रायगंज में बेच देते हैं, और बाकी जो आसपास की विलेज है वहाँ बेच देते हैं। अब ना 2 ट्रेडर होते हैं शाहपुर के, वो स्टार्ट कर दिया अपना मिल्क कलेक्शन और चिलिंग सेंटर रायगंज में। फील्ड मिल्क होती है ना, वो उन्हें बाहर टाउन्स या फिर सिटी में बेच देते हैं। जो नॉन फार्म एक्टिविटी होती है वो होती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में 50 लोग से भी कम लोग ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल स्केल पर होती है, ना कि बिग फैक्ट्रीज जैसे कि सिटीज़ में होती है। वैसे या बाकी विलेजेस को भी देख सकते हैं इंडिया की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क उनके घर पे हो जाता है या उनकी फील्ड पर हो जाता है। लोग इसमें सिंपल टूल्स और मेथड का यूज़ करते हैं, ना कि हैवी मशीन्स का। फैमिली मेम्बर इसमें इंक्लूड होते हैं, वो साथ में मिलके वर्क करते हैं। इन लोग लेबर को हायर करते हैं, वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ही ना ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। ये ट्रेडर मेनली शॉपकीपर होते हैं, जो होलसेल मार्केट सिटीज़ में लगती है ना, वहाँ से गुड्स खरीद के आते हैं और विलेज में बेचते हैं। ये विलेज में बहुत छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं, जैसे कि आपके घर के आसपास भी होते होंगे, व्हीट, राइस, शुगर एक्सेट्रा, ये बेचते हैं। कुछ फैमिली अपने ही घर के पास में, बस स्टैंड के पास में, वो लोग अपना स्मॉल फूड शॉप भी खोल लेते हैं।
ट्रांसपोर्ट, अगर किसी को पालमपुर से रायगंज जाना है तो वो किसके थ्रू जाएंगे, व्हीकल के ही थ्रू, जैसे कि रिक्शा, ट्रोंगा, ट्रैक्टर। तो जो लोग इन व्हीकल को ड्राइव करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस। इनका जॉब ये होता है कि ये लोगों को कैरी करेंगे, गुड्स को कैरी करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। ओवर द ईयर ये देखा गया कि ट्रांसपोर्ट में जो लोग वर्क कर रहे हैं ना वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसीलिए ये नॉन फार्म एक्टिविटी पालमपुर में बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। दिस वॉज ऑल अबाउट द विलेज इकोनॉमिक ऑफ पालमपुर। अगर ये चैप्टर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प किया है मेरे थ्रू, देन डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब फॉर more easy and interesting chapter explanation. See you in the next video. Thank you.